Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है सबको? चलो तो भाई डिस्कशन कर ले, हम लोग अपनी रेस का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। देखो भाई, तो यहाँ पे रेस 31 में क्या दिया हुआ है? रेस 31 में दिया हुआ हम लोगों को कि इस तरीके का सेटअप है। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग ए इज कट विद द ग्राउंड। आप खुद से कर सकते हो, मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों। अच्छा, अरे स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हुई। हाँ, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले में तो हमें पूछा गया है कि अगर हमने एम और ग्राउंड के बीच की रस्सी को काट दिया तो क्या होगा। तो इसको कर लेते हैं अभी डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले जब हमने इसको कट कर दिया तो ये दोनों एक साथ सिस्टम, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आता है। फिर अगले में क्या दिया? व्हेन अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स द एलोंगेशन इन द अपर स्प्रिंग विल बी। देखो बेटा, आपसे सिर्फ एलोंगेशन अपर स्प्रिंग की पूछी गई, लोअर स्प्रिंग के बारे में आपसे कुछ पूछा ही नहीं गया। अगर लोअर स्प्रिंग के बारे में आपसे कुछ पूछा ही नहीं गया है तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर की स्प्रिंग के लिए तो लोअर स्प्रिंग जस्ट एक ब्लॉक की तरह ट्रीट होगी, खत्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो लोअर स्प्रिंग एक ब्लॉक की तरह ट्रीट होगी। ब्लॉक में कितना मास जो रहता है, जैसे एक ब्लॉक का मास रहता है m, हम जैसे उसको सोल्व करते हैं एग्जैक्टली आप इसको वैसे का वैसा ही सोल्व करेंगे। क्योंकि आप एक ऊपर की तरफ मूविंग लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि क्या हो, सूडो फोर्स लगाई जाए। ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। ऊपर वाली स्प्रिंग मासलेस है ना, इसलिए तो आइडियल है। ठीक है।
Third, a block of mass 2 kg is at rest on a rough surface of coefficient of friction 0.5. A force F is applied on the block. Variation of the force speed at t is equals to 4 सेकेंड इज सिंपल सी बात है। ये फोर्स लगाएगी, ये बताओ कि इमीडिएटली तो चलने नहीं लगेगा। कब चलने लगेगा? ये जब चलने लगेगा जब इसका म्यू फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ का फ्रिक्शन कितना हो गया? म्यू एम जी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो ओवरकम होना चाहिए। कितना हो गया? 0.5 इंटू एम बी बेटा 0.5। ओ सॉरी, ये बेटा इन्होंने गलत लिखा हुआ, आपको मास 2 kg लेना है, ठीक है। मास को 2 kg लेना है, ये शायद गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब मास को 2 kg लेना, तो 2 इंटू 10, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। तो मतलब कि जो ये अपना ब्लॉक है, ये ब्लॉक कब चलने लगेगा? जब एफ की वैल्यू 10 हो जाएगी। और एफ की इक्वेशन क्या है? एफ की इक्वेशन है, अब ध्यान से देखो, 5t y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा y पे है f और x पे है t। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे, c की वैल्यू 0 क्योंकि ओरिजिन से पास होने लग रही है। तो जब हम t की वैल्यू 1 रख रहे हैं, मतलब कि x की वैल्यू जब 1 है तो ये 5 है, ठीक है। अब आप देखो, ये हो गया f इज इक्वल्स टू 5t। खेल खत्म। क्या याद है आपको, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करना सिखाया था क्लास नोट्स में, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आगे की तरफ 5t फोर्स लगे तो उसको आपकी स्पीड कैलकुलेट करनी, बिल्कुल इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो क्लास नोट्स के अंदर डिटो ये का ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। फोर्थ, द सिस्टम शोन इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब बेटा ये मूव करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसका आंसर जो दिया होगा, आंसर वो आ जाएगा। ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग मतलब कि मूव करने के लिए तैयार है। मूव करने के लिए तैयार है तो खेल खत्म। हम क्या कहेंगे कि सर इस पे पीछे की तरफ एफ मैक्स लग रहा है, तो क्या मैं कह दूं बेटा वो कि वो इस रस्सी में टेंशन T1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रस्सी में ये T2 हो जाएगी, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे फोर्सेस, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द रफ horizontal surface, coefficient of friction equal to 3. If F is 4 by 5 of the minimum force required to just move, find out the force exerted by the ground on the block. एक बात बताओ बेटा, कि उन्होंने कहा है कि the F is 4 by 5 of the minimum force required to move, तो इससे क्या मतलब निकल के आया कि सर मूव तो करेगा नहीं, ठीक है। मूव तो करेगा नहीं। अगर ये मूव नहीं करेगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? जितना एफ है। तो जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन है वो जस्ट एफ के बराबर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। तो ग्राउंड ऑन द ब्लॉक मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, करेक्ट। याद है हम लोगों को, ये नॉर्मल हो गया, नीचे की तरफ हो गया एम जी, तो ये हो गया नीचे की तरफ एम जी। तो नॉर्मल की वैल्यू डायरेक्टली एम जी के बराबर होगी। ये एफ है, पीछे की तरफ एफ लगा, उन्होंने एफ खुद बोला हुआ है कितना? 4/5 ऑफ द मैक्सिमम फोर्स। तो मतलब कि दिस इज 4/5 ऑफ म्यू एम जी। तो ये अपने पास कितना होगा? 4/5 ऑफ म्यू एम जी। तो बेटा हमें रिजल्टेंट किसका किसका लेना है? 4/5 ऑफ म्यू एम जी एंड एम जी, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेना। The coefficient of friction between the block and the horizontal surface is mu, as shown in the figure. The block moves towards right under the action of a horizontal force. ठीक है. Sometimes later another force P is applied on the block, making an angle theta such that tan theta is equals to mu with the vertical as shown. After application of force at P, the acceleration of the block shall be. तो भाई उन्होंने पूछा हुआ है कि जब उन्होंने ये इस तरीके से फोर्स लगाई तो इस फोर्स के कारण इसके एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको बेटा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया वो का वो कर दो। सर टेस्ट में फ्रिक्शन है बेटा, आए तो कर देना, ना आए तो छोड़ देना, सिंपल सी बात है। इसमें क्या पूछने की बात है भाई? फ्रिक्शन आपने पूरा पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन का पूरा डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन आए तो सोल्व कर देना, नहीं आए तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है उसमें बताओ। आप तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना,
आईआईटी में एक दिन पहले थोड़ी ना डिसाइड होता है कि भाई ना अगर कल ये चैप्टर नहीं आएगा तो मैं क्या करूं। आईआईटी की पढ़ाई तो बहुत पहले हो चुकी रहती है। ठीक है। हालांकि सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन है, लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी बताओ। पूरा पढ़ा हुआ आपने अभी तक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आप रिवीजन करने वाले हो परसों के टेस्ट के लिए तो बेटा फिर आप गलत जगह पे हो। नहीं, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है। ठीक है। तो आप स्कूल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे कि हो जाएगा। देख लो भाई, ये दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर पहले इसका एक्सेलरेशन कितना होता है। पहले इसका एक्सेलरेशन होता है एफ माइनस म्यू एम जी। ठीक है। और दूसरे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन का वापस से एफ बी डी बना दो। पी है, पी का नीचे की तरफ लेंगे पी कोस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ लेंगे पी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो जिस कारण से नॉर्मल की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस पी कोस थीटा। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एम जी प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ही कहेंगे सर आगे की तरफ फोर्स लगी एफ प्लस पी साइन थीटा, एफ प्लस पी साइन थीटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो पीछे की तरफ लगी, माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू पी कॉस थीटा। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक रिलेशन दिया, क्या, टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो आप तो क्या करो, इसको उठा के रख दो टेन थीटा। ऑटोमेटिकली टेन थीटा रखोगे तो साइन थीटा बाय कोस थीटा होगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, एक्सेलेरेशन उतने का उतना रह जाएगा। ठीक है। For the shown situation, the acceleration of the block is represented by this. Mu s is this and mu k is this. तो आपसे पूछा गया f is equals to √2t। तो पहली बात हम कहेंगे कि बेटा कौन सी चीज तो ओवरकम होनी चाहिए पहले। उन्होंने सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा, तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स से डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी पूछते तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि देखो f इज इक्वल्स टू 2t आगे की तरफ। ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू 2t हो गया आगे की तरफ, पीछे की तरफ है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया म्यू एम जी। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ओवरकम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कि 0.4 इंटू 10 दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू टी। ठीक है। जब ये बराबर होगा तब ये ओवरकम होगा। तो टी की वैल्यू कितनी है, 20 सेकेंड। ठीक। लेकिन तो 20 सेकंड पे चलने लगेगा, तो 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन रहेगा 0। ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज कि सर जैसे ही एक बार चलने लग गया तो इमीडिएटली कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा बेटा, काइनेटिक। और काइनेटिक का म्यू के कितना है, 0.3। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही चलने लग गया उस टाइम पे आगे की तरफ 2t और पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा 0.3 इंटू 10 मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। तो आप टी की वैल्यू हल्की सी बड़ी डाल रहे हैं किससे, 20 सेकंड से। तो ऐसा करते 20 सेकंड डाल कर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते कि कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो 20 सेकंड अगर मैं डालता तो ये बनता 40, तो 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि पहले तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ठीक है। लेकिन सडनली जैसे ही 20 सेकंड से हल्का सा भी 0.00001 आके एकदम होगा, इमीडिएटली एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, 1। समझ में आ गई बात। ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली एक्सेलरेशन बन जाएगा 1। और फिर उसके बाद तो टेन इनवर्स, ये तो एंगल बोला गया है, तो एंगल बोला गया है तो आप एंगल भी निकाल सकते हो। देखो टी की टर्म में क्या इक्वेशन बनेगी, 2t आगे की तरफ पीछे की तरफ 30 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 10, एक्सेलरेशन है। तो ये हो गया 0.2 इंटू टी माइनस 3। ये इक्वेशन बन गई। ये किस एक्सिस पे है, वाई पे, और ये किस एक्सिस पे है, एक्स पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाना चाहिए। ठीक है। एट्थ,
एट्थ में क्या दिया हुआ है, एट्थ में दिया हुआ है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज दिस, ए टाइम डिपेंडेंट दिस फोर्स एक्ट्स दिस, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप ये देख लो कि भाई प्रॉब्लम तो बोलो क्या है, सेवंथ अभी पूरा तो समझाया ही है मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक, सेवंथ तो पूरा ही समझाया है ना। बताओ डाउट तो बताओ, जब भी तो मैं बता पाऊंगा कि क्या दिक्कत है। तो एट्थ में अगर हम देखें तो एट्थ में हमें एक फोर्स दी हुई है जो इस तरीके की है, ठीक है। अगर एट्थ में ये फोर्स दी गई है तो और हमसे कहा गया है कि बिटवीन 0 to 6, तो ये फोर्स 0 से 6 तक एक्ट करती है। अब पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो किस जगह पे कितनी होगी, ठीक है। ए कैसे होगा भाई, सेवंथ में ए कैसे होगा, ए में तो ये दिखाया हुआ कि 20 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 0 से बढ़ा है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जैसे ही एक बार फोर्स थोड़ी सी बढ़ी, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के एक्ट करते ही एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि पीछे की फोर्स जो पहले 40 थी वो सडनली 30 हो गई, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा ना, 0 से सडनली 1 का हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो एफ की वैल्यू है -t² + 60, अगर -t² + 60 है तो मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यूज रखता हूँ। देखो 0 जब मैं रखूंगा जब भी ये 0 बनेगा, और 6 में रखूंगा जब भी ये 0 बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा जो ये फोर्स है, फोर्स वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ किस तरीके का, ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला, और आगे t² के सामने एक माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है कि पैराबोला है, कॉनकेव डाउनवर्ड है इस तरीके से, और इसके रूट कहाँ कहाँ पे है, t=0 पे है, t=6 पे है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ यहाँ पे आई होगी, और सिमेट्री से पता वो कितने पे आई होगी, t=3 पे, करेक्ट। तो t=3 पे मैक्सिमम वैल्यू आई होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू t=3 पे आई है। तो t=3 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना बना, ये बना -9 और ये बना 18, तो ये बना +9, ठीक है। तो मतलब कि f की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 9। अब एक बात समझो आप, देखो इस ब्लॉक पे लगने लग रही है फोर्स, पहले आगे की तरफ लग रही है, धीरे 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 बढ़ी, कहां तक बढ़ी, कितनी वैल्यू तक बढ़ी वो फोर्स, 9 तक, ठीक है। फिर 9 से वो फोर्स घटी 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 घटी, कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बात बताओ कि इस ब्लॉक को अगर स्लिप करना है तो किस वैल्यू पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसके स्लिप करने की। हम यहाँ के एफ मैक्स और कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ मैक्स कितना है, 0.5 × 20, दैट मेक्स इट हाउ मच, इट विल बिकम 10। एक बात बताओ आप, एफ मैक्स है 10, अपनी फोर्स मैक्सिमम कितने तक बढ़ी है, 9 तक, तो क्या अपना ये ब्लॉक कभी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो हरदम कैसा रहेगा, स्टैटिक, और वो फ्रिक्शन हरदम किसके बराबर रहेगा, जो आगे की तरफ बड़ा एफ लग रहा है उसके बराबर। वो बड़ा एफ कहां से कहां वेरी किया, 0 से 9, 9 से 0, ठीक है। तभी हम क्या कहेंगे, खत्म, खेल खत्म, आ गया आंसर कि भाई t=3 पे मैक्सिमम फोर्स है, क्योंकि t की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वैल्यू 9 आ जाती है, ठीक है। ब्लॉक विल नॉट मूव, बिल्कुल नहीं मूव कर, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज दिस, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग 9 इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग। उन्होंने कहा एक्टिंग, एक्टिंग कौन सा लग रहा है, समझ में आया, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी वो है, आपको लग रहा होगा कि वो एफ मैक्स पूछ रहा है ना, आपको लगेगा कि वो शायद एफ मैक्स पूछ रहा है, उसने एफ मैक्स नहीं पूछा, उसने पूछा है कि इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना एक्ट किया, ठीक है।
नाइन्थ, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, ये मैंने सबसे पहली क्लास में करवा दिया था अगर आपको याद हो तो। फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। डन, ये भी हो जाएगा। याद है आपको ऐसा क्वेश्चन? ये तो चलेगा ही नहीं। यहाँ पे एफ मैक्स कितना है? 0.6 इंटू 100, 60 हो सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन। आगे की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी है? 40। चलेगा ही नहीं, यहाँ का फ्रिक्शन बस 40 रहेगा। किया है हमने। रेस 32, रेस 32 में दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज। करवा चुके हैं हम लोग ये, ठीक है, हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन शायद आया था। किस में मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में? अच्छा, एक बच्चे ने मेरे पास सॉल्यूशन भेजा था कि सर इसमें गलती है, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 40 हो गया। 40 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? 40 cos 60, cos 60 कितना हो गया? 40 cos 60 by 2, मतलब कि दिस बिकेम 20 एंड दिस हाउ मच इट बिकेम 20√3। बेटा मेरे कंपोनेंट देखते जाना है ना, ये 20√3 हो गया। म्यू की वैल्यू है 0.2, तो हम कहेंगे एफ मैक्स इज हाउ मच? 0.2 इंटू जो नॉर्मल लगा, नॉर्मल कितना है? 20√3, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4√3 एफ मैक्स। करेक्ट। इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है? 2 kg नीचे की तरफ लगेगा तो 20 है, लग गया 20 है, फ्रिक्शन 0 एक्ट करेगा इसमें, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज समझाई हुई है? मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई हुई है अर्दम, कि भाई ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे नीचे की तरफ 20 लगा और इसने साइड वाले ने ऊपर की तरफ 20 धक्का दे दिया, तो क्या इस ब्लॉक की चलने की टेंडेंसी होगी? अगर इस ब्लॉक की चलने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन कैसे आएगा? फ्रिक्शन विल बी 0, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव 0 वैल्यू। Second, a block P of mass 5 kg is resting on an inclined surface of a wedge Q of mass 10 kg as shown. The minimum value of coefficient of static friction between wedge and ground so that Q does not slip is। कर चुके हैं हम लोग ये, है ना? अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूछा हुआ सो दैट क्यू डज नॉट स्लिप ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर स्लिप ना करे, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड। तो इसमें सिंपल सा क्या है, ये बात तो हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, अपनी शीट में आया था ये क्वेश्चन, कि भाई यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा एम जी कोस थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू होगी एम जी कोस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट रहेगा जो किस तरफ लगेगा? इस तरफ, ठीक है, वो कितना है? आंसर 0 दिया है इसका। जीरो दिया है, 0 तो नहीं आना चाहिए, है ना? अगर ये दोनों रफ हो, पी और क्यू के बीच का कोई फ्रिक्शन बताया है क्या उन्होंने? रेस्टिंग है ना बेटा, अरे 0 सही है, समझ में आया? 0 सही है भाई, ये स्लिप नहीं करके आ रहा, मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, 0 सही है, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने देखा, देखो ए ब्लॉक पी ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इस पे रेस्ट कर रहा है, समझ गए? अभी अगर ये रेस्ट करने लग रहा है वहां पे चुपचाप, तो ये तो एक सिंपल सा पूरे का पूरा इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, समझ गए? भाई अगर मान लो कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है, इसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों चिपके हुए हैं, अगर मान लो कि ये दोनों चीज को चिपका के ऐसे रखा हुआ है, तो नीचे फ्रिक्शन की जरूरत है क्या रखे रखे? नहीं है, खत्म, ठीक है। अरे नॉर्मल आने से फ्रिक्शन कैसे आ जाएगा? यहां पे भी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगी ना, ये इस पे रेस्ट पे कब रुक सकता है बताओ?
जब ये दोनों रफ हो। समझ में आ गया? देख लो भाई, जिनका भी डाउट है, मैं समझ गया बच्चों को क्या डाउट है। एक सेकंड देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका डाउट ये है कि सर यहाँ पे ये नॉर्मल लगा, इस नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा, है ना? यही डाउट है ना? ठीक है, उसके लिए समझो। देखो एक्चुअली में क्या है कि उन्होंने बोला कि P इज रेस्टिंग ऑन Q। अगर P इज रेस्टिंग ऑन Q, तो इसका मतलब यह है बेटा कि P Q पे बिना फ्रिक्शन के तो रेस्ट कर ही नहीं सकता है। समझ में आ गया आपको? P के और Q के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी वो इसके ऊपर रेस्ट कर सकता है, अगर Q भी रेस्ट पे है तो। क्लियर ये बात? अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा, तो आप देखो P पे वो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे लग रहा होगा? इस पे, Q पे। कैसे? नीचे की तरफ। क्लियर है? अब आप देखो, जो ये नॉर्मल ऐसे लगा था और यहां पे जो ये फ्रिक्शन लगा है, इनके आप ध्यान से देखना, आपको क्लियरली दिखाई देगा। एंगल बना रहा हूं मैं, इसको थीटा मान रहा हूं। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। अब आप देखो, नॉर्मल का ये कंपोनेंट कितना बना, n साइन थीटा। ठीक है? और फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट कितना बना, ये देख लो भाई। ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये बन गया f cos थीटा। ठीक। अब ये f cos थीटा, ये n साइन थीटा, अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो क्या हम कह देंगे अपना वेज यहीं की यहीं पे रह जाएगा? जिसका भी डाउट है। अब आप देखो कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम देखें यहां पे, तो हमें पता है सर P भी तो चुपचाप बैठा हुआ है रेस्ट पे। अगर P रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या चीज किसके बराबर? ऊपर की तरफ लगने वाला जो F है, वो नीचे की तरफ लगने वाले mg साइन थीटा के बराबर है। आया ना? तो F इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, ये चीज क्लियर होगी। इस F को उठाकर mg साइन थीटा रख दो। रख दिया? क्लियर है यहां तक? F की वैल्यू उठा क्या रख दी, mg साइन थीटा। नॉर्मल कितना रहता है, mg cos थीटा। दोनों तरफ देखो, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इस तरफ भी कितना है, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। बैलेंस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है? मैंने वो स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था, मुझे लगा कि वो स्लिप करके आ रहा है। ठीक है भाई? अगर वो स्लिप करके नहीं आ रहा, वो तो वहीं के वहीं पे रखा है, तो नीचे आप इसको कॉमन सेंस से सोचो ना। अगर मान लो वो इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हो इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट जैसा है? एक रखे हुए ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना फ्रिक्शन की जरूरत है। ठीक है? वैसे मैंने आपके लिए प्रूव भी कर दिया कि कैसे रुका रहेगा। ठीक भाई? block A is placed on a rough wedge B, which is placed on a smooth surface. The wedge has an angle this imparted horizontally. Block A is given initial velocity v naught with. Find the coefficient of friction with respect to the wedge constant velocity से आए। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से आने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन कितना रहे उसका विद रिस्पेक्ट टू वेज, 0। तो वेज पे जाके बैठ जाए, तो वेज पे जाके बैठेंगे, इसका एबीडी बना देंगे। नीचे की तरफ mg, इस तरफ लग गया ma, यहाँ पे लग गया नॉर्मल, यहाँ पे लग गया फ्रिक्शन। खत्म। हाँ या ना? सबको बैलेंस कर देंगे, अपना आंसर है। ठीक है भाई? वेज के फ्रेम में जाके बैठ गए, अब इसका नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो नेट एक्सेलरेशन 0 होने के लिए ma का कंपोनेंट लो अलोंग द इंक्लाइन और mg का कंपोनेंट लो अलोंग द इंक्लाइन, दोनों को बैलेंस कर दो nf के साथ मिला के। Figure shows a block kept on a rough inclined plane. The maximum actional force down the inclined plane for which the block remains at rest is 2 Newton, while the maximum actional force up the inclined plane for the block. क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी? बहुत जगह आ चुका है ये क्वेश्चन। करेक्ट? कि नीचे से धक्का दें तो उसको जस्ट रोकने के लिए 2 न्यूटन, और ऊपर की तरफ धक्का देने के लिए 10 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन अपना बहुत बार आ चुका है, इवन आईआईटी की शीट में 3 बार पूछा हुआ है हमने। याद आया आपको? प्लस मैंने क्लास में करवाया था। तो इक्वेशन लिखो एंड सॉल्व इट।
Fifth, minimum force required to keep a block of mass 10 kg at rest against a rough is F naught. If the force applied is F naught by 2, then the acceleration of block is. कर सकेंगे, जो नॉर्मल है वो F के बराबर हो जाएगा। उन्होंने बोला रोकने के लिए F नॉट चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, रोकने के लिए कितना चाहिए, रोकने के लिए चाहिए ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लगा वो नीचे के mg के बराबर होना चाहिए। तो मतलब कि रोकने के लिए F इज इक्वल्स टू 10g और F की वैल्यू है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू F। ठीक है भाई, तो यहां से F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उन्होंने कहा कि अगर इस F की वैल्यू को मैं हाफ कर दूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो 10g माइनस जो पहले फ्रिक्शन था इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आवर आंसर। Block rests on an inclined plane at an angle theta with the horizontal and there is friction between the block and the plane. ठीक है, the plane is accelerated towards right. प्लेन को बेटा एक्सेलरेट किया राइट की तरफ, तो इसके फ्रेम में बैठते हैं नहीं। अच्छा, if the block remains at the same position on the plane, which of the following pictures might show the FBD for the block? All observations are drawn from inertial observer. इनर्शियल से देख रहा है, इनर्शियल से देखने का क्या मतलब है, ग्राउंड से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है तो कोई सूडो फोर्स का कोई मतलब है ही नहीं। अगर कोई सूडो फोर्स का मतलब नहीं है तो बेटा क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एम ए का तो कोई मतलब है ही नहीं, जिस जिस में एम ए दिखाया वो तो वैसे गलत हो गए। अब ये बच गए दो, इन दोनों में से कौन सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक इसी में, इसमें तो नॉर्मल छोटा हुआ, इसी में नॉर्मल है। ठीक है, a block of mass m is at rest with respect to the rough incline kept in an elevator moving up with an acceleration a. Which of the following statement is or are true? a acceleration से बेटा वो ऊपर की तरफ जाने लग रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, सिंपल सी बात है कि ये रेस्ट पे है, करेक्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो आपसे पूछा गया था कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। ब्लॉक और इंक्लाइन के कारण बेटा नेट फोर्स तो अपवर्ड ही होनी चाहिए, नहीं क्यों होनी चाहिए अपवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि सर सिंपल सी बात है, ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो इसका नेट एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है जैसे लिफ्ट का है, क्लियर। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है तो इस ब्लॉक का भी लिफ्ट के साथ ए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इसका नेट फोर्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब नेट फोर्स लगाने वाले हैं कौन कौन, नेट फोर्स लगाने वाले हैं ग्रेविटी एंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस। तो क्या हम कहेंगे कि सर कॉन्टेक्ट फोर्स में आएगा नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, याद है मैंने करवाया था आपको क्लास में कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बिफोर एंगल ऑफ रिपोज तो जो वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आया था दैट वाज जस्ट अपोजिट टू एमजी, याद आया कुछ, हाँ ठीक है। और किसी की बहुत ही ज्यादा इच्छा करे तो इसके फ्रेम में बैठ के एफबीडी बना देना, आ जाएगा आंसर। एट्थ तो मैं नहीं बताऊंगा, एट्थ जैसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ क्लास में डिट्टो। ठीक है, नाइन्थ, बेस एंगल ऑफ a triangular wedge ABC are 37 degree and 90 degree. A uniform rope is kept on the wedge as shown in the figure. The maximum length of the string which can be hanged vertically is x1 and the minimum length is x2. देखो बेटा मैक्सिमम लेंथ मतलब कि किस तरफ खिसकेगा, कॉमन सेंस से बताना, कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल से बताओ मैक्सिमम लेंथ मतलब किस तरफ खिसकेगा। अगर x1 बड़ा है तो किस तरफ खिसकेगा, इस तरफ खिसक के आएगा राइट की तरफ, हाँ या ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा वो ऊपर की तरफ जाएगा और x1 नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर x2 सबसे छोटा है तो किस तरफ खिसकेगा, कॉमन सेंस लगाओ, एक वेज है ऐसा, उस वेज के ऊपर आप रस्सी का अगर ज्यादा झुकाओ उस तरफ कर दोगे जिस तरफ x1 है तो उस तरफ खिसक जाएगी, करेक्ट ना। और अगर मान लो कि आपने ज्यादा झुकाव इंक्लाइन पे कर दिया तो इंक्लाइन की तरफ खिसक जाएगी, क्लियर।
तो उसने क्या कहा, उसने दो केस कहे हुए हैं। क्या क्या है दो केस? पहला केस तो ये है कि भाई जब ये है इस तरफ x1, तो ये x1 मैक्सिमम लेंथ है जो इस तरफ लटकाई जा सकती है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट, क्या मैं कह दूं, इस तरफ खिसकने के लिए तैयार हो चुका है एकदम। अगर आपने थोड़ी सी भी x1 की तरफ रस्सी को धकेल दिया तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी, हाँ या ना? तो इस जगह पे जो फ्रिक्शन है वो कैसे लग रहा होगा? अपोजिट, ऐसे लग रहा होगा। करेक्ट। इस जगह पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा जो ऊपर बची हुई रस्सी है उसके ऊपर, क्योंकि अगर बची हुई रस्सी पे फ्रिक्शन ऐसे नहीं लगेगा तो वो रुक कैसे पाएगी? ठीक है। जबकि जो दूसरा केस है, दूसरे केस में x2 इज द मिनिमम लेंथ, कम से कम इतनी तो रखनी ही है। अगर आपने इससे छोटी कर दी तो ये किस तरफ भाग जाएगा? इंक्लाइन की तरफ। अब ये मान लो कि अगर इंक्लाइन की तरफ भागेगा तो मतलब इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन? समझ में आ गया? ये डिट्टो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ऐसा ही जैसा मैंने करवाया था। जस्ट इसमें इन लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, आपको डराने के लिए रस्सी दे दी है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब हम कहेंगे कि चलो सर अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करने का सिंपल सा तरीका, टोटल रस्सी की लेंथ एल मान ली हमने। अगर टोटल रस्सी की लेंथ एल मान ली तो हम क्या कहेंगे कि इस तरफ कितना है? x1, तो ये रस्सी कितनी बची? l माइनस x1। इस तरफ रस्सी कितनी? x2, तो ये रस्सी कितनी बची? l माइनस x2। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो उसको हम लैम्डा मान लेते हैं ताकि हम लोग मास लिख सके। और लैम्डा ऑब्वियस सी बात है कि सेम ही रस्सी है दोनों तरफ, तो हम क्या कहेंगे कि मास मिल जाएगा हमें। तो अब आप देखो, इस डायग्राम को कैसा सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो? आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, एक ब्लॉक ऊपर घूमा, ऐसे लटका, इस पे इसको मान लो m1, तो ये कितना हो गया? m1g साइन थीटा, ऊपर की तरफ टेंशन, यहाँ पे टेंशन t, ऐसे ये हो गया m2g। ठीक है। और ये खिसकने के लिए तैयार है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन भी इसी तरफ लग रहा होगा, म्यू m1g cos थीटा। तो इस इंस्टेंट पे जब ये बैलेंस्ड है तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? ये है m2g इज इक्वल्स टू m1g साइन थीटा प्लस म्यू m1g cos थीटा। ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ गई, सबको क्लियर होगी पहले की। और दूसरे वाले केस में क्या कहेंगे? दूसरे वाले केस में कहेंगे कि भाई इसका एक FBD यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉक। अब इसका इस तरफ का मास मान लो m3 और इसका मास मान लो m4, तो क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा m3g साइन थीटा, यहाँ पे लगेगा m4g, ऊपर की तरफ कुछ तो T2, यहाँ पे भी T2। ये किस तरफ खिसकने के लिए तैयार है? नीचे की तरफ, क्योंकि x2 इज द मिनिमम लेंथ विच इज होल्डिंग इट। अगर हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया तो इस तरफ भाग जाएगा। मतलब फ्रिक्शन कैसे लग रहा है ऊपर? फ्रिक्शन कितना? म्यू m3g cos थीटा। खेल खत्म। क्या हम कहते हैं स्ट्रिंग सीधा कर मेथड लगा दो जल्दी से। तो स्ट्रिंग सीधा कर मेथड लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा m3g साइन थीटा शुड बी इक्वल टू इन दोनों का सम, दैट इज m4g प्लस म्यू m3g cos थीटा। अब आप कहोगे कि सर बेटा एक बात सोच के बताओ, आप अगर मान लो कि रस्सी में मास ही नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब बनता? थोड़ा सा सोचा करो। है? अगर मान लो कि इस रस्सी में मास ही नहीं है तो ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब होता? फिर इतना खुद से सोच लिया करो। है ना? डाउट पूछो, अच्छा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो लॉजिकल समझो ना। ये हो गया।
अब हम क्या कहेंगे, इसको इसके साथ बैलेंस कर दिए, इसको इसके साथ। अब बचा क्या कि M1 M2 M3 M4 क्या क्या है, उनको सिंपल सा इस टर्म में लिख दो। ये क्या है, L माइनस x1 रस्सी है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो लैम्डा क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। आप देखोगे आपको ये लग रहा होगा सर ये लैम्डा तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। कोई बात नहीं है ना, नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। समझ में आ गया, ये अपने आप हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू एल माइनस x1 ये हो जाएगा M1 के बराबर। फिर लैम्डा इंटू x1 ये हो जाएगा M2 के बराबर। फिर लैम्डा इंटू एल माइनस x2 ये हो जाएगा M3 के बराबर। और लैम्डा इंटू x2 ये बन जाएगा M4 के बराबर। सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे, सिर्फ दो अननोन बचेंगे, x1 एंड x2। ठीक है भाई, उनको इस इक्वेशन में डाल देना, म्यू आ जाएगा। The minimum value of m so that the 10 kg block does not block so that 10 kg block moves up the incline plane। इसको up the incline plane move करवाना है। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग सीधा कर मेथड लगा देंगे फटाक से। आया ना, क्लास नोट्स में प्रॉब्लम अपनी में बिल्कुल ऐसी, जस्ट उसमें क्या है कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन दिया हुआ, मतलब एक स्टेप डिफिकल्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि सर बिल्कुल आपने हमें सिखाया, स्ट्रिंग सीधा कर मेथड फटाक से लगा दो, फ्रिक्शन इसमें नीचे की तरफ ही लगेगा। वो कितना हो जाएगा, म्यू M1, इसको M1 लिख देता हूं मैं, M1G cos थीटा, और नीचे की तरफ वैसे ही M1G sin थीटा तो लग ही रहा है। ये दोनों शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा 2। बैलेंस कर देंगे। अरे बहुत आसान है यार, मुंह जुबानी की होगी बच्चों ने तो। First, raise 33. First, a bar of mass M1 is placed on a plank of mass M2 which rests on a smooth horizontal plane. The coefficient of friction between the surface of the bar and the plank is K. The plank is subjected to the horizontal force F, depending as F is equals to AT. भाई F A और T का मतलब कि T का फंक्शन है, the moment of time T naught at which the plank starts sliding। हम कहेंगे कि सर अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हमें इसमें एक काम जरूर करना है बेटा, वो ये नहीं, मूव होने लग रहा है मतलब कि जस्ट मूव होने के लिए तैयार हो गया, उतना कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, अब ये बताओ कि आप तो जस्ट मुझे ये क्वेश्चन बताओ कि क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि एफ की वैल्यू कितनी होता है कि इनके बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाए क्लास नोट्स में, है ना। मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन ऊपर वाले से निकलता है, एक्सेलरेशन ऊपर वाले से निकाल के एफ की वैल्यू कितनी हो कि इनके बीच में स्लिपिंग शुरू हो। बस कुछ नहीं, जो आप एफ की वैल्यू निकालो ना उसको 80 से इक्वेट कर देना, टी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, जो एफ की वैल्यू आप निकालो, जिसको भी डाउट लग रहा है अपने नोट्स में देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कि अगर ऐसे दो ब्लॉक हैं तो उन दो ब्लॉक पे एक पे फोर्स कितनी लगाई जाए ताकि इनके बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाए। ठीक है, डन। अगला करने की जरूरत है, उन्होंने बोला हुआ है हम लोगों को बेटा फर्स्ट समझ में नहीं आया तो अब क्लास नोट्स तो देखो एक बार, तब आएगा फर्स्ट समझ में। क्लास नोट्स में देखना डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो ए ट्रक कैरीज अ 2 टन ब्लॉक ऑन अ लेवल, द कोफिशिएंट व्हेन द ब्लॉक द ट्रक एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द स्टोन ब्लॉक एंड द ट्रक बेड। देखो भाई, तो हम कहेंगे कि सर पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसके फ्रेम में जाकर बैठते हैं हम तो, है ना। फ्रेम में जाकर बैठते ही सूडो फोर्स लगा दी, सूडो फोर्स लगा दी तो कितनी आई सूडो फोर्स, 2 इंटू एम, इतनी सूडो फोर्स आ गई, एम है इसका मास। अब मैं कहूंगा कि भाई अगर इसको चलना है तो चलने के लिए पहले ये फ्रिक्शन ओवरकम होना चाहिए। क्लियर है, हाँ या ना, पहले ये फ्रिक्शन ओवरकम होना चाहिए। ये फ्रिक्शन कितना है, वो फ्रिक्शन मुझे लग रहा है 0.4 इंटू एम इंटू जी, मतलब 4m है। एम क्यों लिखना है 2 टन। ठीक है, तो वहां पे जो एफ है, यहां पे जो एफ मैक्स है स्टैटिक,
वो कितना है, वो है 0.4 इंटू एम इंटू 10, दैट मेक्स इट 4m। बेटा ऑब्वियस सी बात है कि 4m तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, 2m ही पीछे की तरफ फोर्स लगे तो फ्रिक्शन भी जस्ट कितना ही लगेगा, 2m ही लगेगा। खत्म। m की वैल्यू अब रख दो, ठीक है, समझ में आ गया। block A and B placed over each other, the maximum horizontal force that can be applied to the upper block so that A and B moves without separation is 49 न्यूटन। कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना G की वैल्यू 9.8 लेना। अगले में दिया हुआ ब्लॉक सिस्टम इस पूरी एक्सरसाइज में, पूरी रेस में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, और 2 ब्लॉक प्रॉब्लम तो हमने बहुत सारी की है ना, भर भर के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की हमने, कम से कम 10 के आसपास 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की हुई। A block system is shown in the figure. Frictional force on 2 kg is F1 and 3 kg is F2. T is tension in the string connecting block A and B. Which of the following statement is correct? तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर देखो सिंपल सी बात है कि बेटा पहले तो ये चेक कर लो कि ये पूरा सिस्टम चलेगा कि रुका रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरफ की पुलिंग फोर्स है 10 और इस तरफ की है 20, ठीक है, प्लस यहां के फ्रिक्शंस। तो सबसे पहले हमने देखा ये 20 है ये 10 है, तो इसकी चलने की टेंडेंसी होगी इस तरफ की, अगर चलेगा तो। समझ में आ गया, अगर ये चलेगा तो इस तरफ चलने की टेंडेंसी होगी क्योंकि ये 20 है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ का फ्रिक्शन, आप देखो यहाँ का फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम, 20 इंटू 8 15। आपको लग रहा है ये सिस्टम चल पाएगा? नहीं। स्ट्रिंग सीधा कर मेथड से एक लाइन में दिखाई देने लग रहा है कि सर सिस्टम नहीं चलेगा। इस तरफ फोर्स है 20, इस तरफ फोर्स है 10, तो नेट फोर्स तो लगी सिर्फ 10 की, लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज देखो, 8 यहां पर 15 यहां पे। अगर इस तरफ चलने लगेगा तो ये दोनों फ्रिक्शंस पीछे की तरफ लगेंगे, 15 और 8 23 और 10 33, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स है, नहीं चल पाएगा। अब देखो करेंगे कैसे, सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, ये चीज क्लियर है ना। अगर ये चीज क्लियर है तो ये बताओ बेटा कि अगर इसमें यहां पे 10 है तो इसमें T1 कितना होगा, 10, और ये अगर रेस्ट पे है तो इसमें T2 कितना होगा, 20। अब याद करो, क्या हमने ये क्वेश्चन किए हैं? सिस्टम चल नहीं रहा है, किस तरफ से कैलकुलेशन करें वो आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से आता है अभी, क्लियर है, ठीक है। Fifth, in the figure shown the friction coefficient between the block of this आप करो भाई, ठीक है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आप करो ये। Sixth, 3 blocks of mass M are initially at rest on a smooth floor. A force F is applied to the system so that the 3 blocks are to move together. ये तीनों के तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। क्या हम कह सकते हैं कि सर सिंपल सी बात है कि ये पूरे का पूरा एक साथ चलेगा, तीनों का मास, तो एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना आएगा, F/3m आ जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इस पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगे, हम कहेंगे भाई जितना एक्सेलरेशन आ रहा है कम से कम उतना तो फ्रिक्शन दो, करेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, 3 का FBD बना दो, 3 का FBD, 3 का मास m है, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन दैट इज F/3m, ठीक है। तो मतलब कि फ्रिक्शन शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी F/3, और उन्होंने कहा हुआ है कि हमें म्यू निकालना है। तो क्या करोगे म्यू निकालने के लिए, म्यू निकालने के लिए सिंपल सा कर दो,
ये क्या किया हुआ इन लोगों ने। सही किया हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, F/3m, ठीक है। और अगर ये F/3m है इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू F/3m, आंसर ऑफ म्यू इज F/3mg, ठीक है। नहीं बताऊंगा फोर्थ। यहाँ पे टेंशन, ये मैंने पूरा बताया कि ये सब कुछ रेस्ट पे है। यहाँ पे अगर ये सब रेस्ट पे है तो इसमें टेंशन निकाली, इसमें 10 आई, इसमें 20 आई, ऐसा डायग्राम बन गया। ऐसे मैंने बहुत करवाए क्लास में। Seventh, if the friction between the two blocks is 9 Newton and the ground is perfectly smooth, find the maximum force which can be applied to present slipping is to prevent होगा बेटा ये, है ना, ये प्रिवेंट होगा। प्रेजेंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे। प्रेजेंट स्लीपिंग इज, ये क्या कनेक्शन है भाई। अच्छा, आपके में प्रिवेंट है, पता नहीं, हमारे में प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो ये होगा बेटा प्रिवेंट स्लीपिंग इज, ठीक है। तो प्रिवेंट स्लीपिंग तो हमें पता ही है कि कितना हो जाएगा एफ मैक्स। द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 9 न्यूटन, तो मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम 9 न्यूटन, ये 9 न्यूटन है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3 देन द फोर्स शुड बी 3 तो 5 तो 15। मुंह जुबानी होना चाहिए, मुंह जुबानी। इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हमने टू ब्लॉक प्रॉब्लम का, तो भाई मैं कह रहा हूँ मुंह जुबानी, मतलब कि देखे भी ना क्वेश्चन की तरफ आंसर आ जाए, नहीं देखे भी ना आंसर आ जाए पर सही। ये देख सर, देखा नहीं ना इसलिए गलत आ गया, फिर तो गलत बात। एट, block of mass 1 kg is found to moving with velocity this on a rough surface mu is equals to 2, which is also moving with velocity this. The smallest angle made by the friction acting on the block with the x-axis is given by alpha pi. 8 तो हो गया। 8th में क्या आंसर दिया, 45 डिग्री। है ना, कितना दिया 8th में, 45 डिग्री। देखा। जैसा मैंने आपको बताया ना, अगर आप जैसा, मैं इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो मैं बोलता हूँ वो की वो चीज आप सोचा करो और वो की वो चीज फॉलो किया करो, आपसे क्वेश्चन मुंह जुबानी बनेंगे। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोजिट लिया पहले, ये है 10 i कैप, ये है 10 j कैप, रिलेटिव हो जाएगी 10 i कैप माइनस 10 j कैप। 10 i कैप माइनस 10 j कैप मतलब कि 10 j कैप डायरेक्शन में नीचे की तरफ और 10 i कैप डायरेक्शन में, दोनों 10 हो गए तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। नहीं, इसमें देख लो अभी, देखो द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, तो ब्लॉक पे किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो हम कहेंगे कि सर प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये देख लो कि भाई ब्लॉक किस तरफ जा रहा है। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में, प्लैंक किस तरफ है, जो ये सरफेस जिसको हॉरिजॉन्टल सरफेस उसको मैं कह रहा हूं प्लैंक, ये जा रहा है इस तरफ 10 i कैप। तो अच्छा मुझे 10 j कैप माइनस 10 i कैप लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि रिलेटिव में 10 j कैप माइनस 10 i कैप होगा।
10 j कैप माइनस 10 आई कैप, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक है। अभी जैसे ही 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप हो गया, तो अगली बात हम क्या कहेंगे, सर 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप डायरेक्शन को दिखाओ आप। तो 10 j cap minus 10 I cap, 10 j cap is this minus 10 I cap is this, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है इस तरफ, तो फ्रिक्शन शुड बी अपोजिट टू दैट, तो फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। ये अभी प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। अगर पाई बाय 4 हुआ तो अल्फा की वैल्यू उन्होंने बोला हुआ अल्फा पाई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। अगर अल्फा की वैल्यू होगी 1/4 तो उन्होंने पूछा व्हाट इज 12 अल्फा, तो 12 इंटू 1/4 दैट इज हाउ मच, 3। ठीक है। अगला 9th, in the arrangement shown figure this ground frictionless, friction of maximum elongation so that the block does not slip over to each other। वो का वो टू ब्लॉक प्रॉब्लम, हम क्या कहेंगे कि सर टू ब्लॉक प्रॉब्लम ने हमने सीखा था कि भाई स्लिपिंग ना होने के लिए इस ब्लॉक को पकड़ो, जितना इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है, जितना इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है उससे डिसाइड होगा पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आते ही हमें फोर्स पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बताओ। यहाँ पे जो नॉर्मल लगा वो है 10, और जो यहाँ का म्यू है दैट इज हाउ मच, 0.6। सो मतलब कि 6 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे 6 न्यूटन है। मैंने गलती की क्या, नहीं मैंने तो सही लिखा है। म्यू की वैल्यू है 0.6, यहाँ का नॉर्मल है 10, तो कितना हो गया, 6 न्यूटन। ठीक है, अब जब ये 6 न्यूटन हो गया तो आप क्या कहोगे, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 6/2, दैट मेक्स इट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3। अब पूरा सिस्टम अगर बेटा 3 से चलना चाहिए तो ये बताओ मुझे ध्यान से सोच के कि कितनी फोर्स लगेगी पूरा सिस्टम 3 से चले। मैंने कब याद करवाया, मैंने आज तक कब आपको याद करवाया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यूजिक। बेटा ऐसे गलत सलत चीजें रट्टा मत मारा करो, जिसको मैं न कहूं कि वो याद करनी है बस वही याद किया करो। ठीक है, जो मैं कहूं उतना ही याद किया करो, अपनी तरफ से याद करोगे गलत आएगा आंसर। ठीक, वो अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन लगता है तब होता है, वो निचले वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो निचले वाले का मास लेंगे ना। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम ये कहेंगे सर 2 और 1 3, 3 का मास हो गया, 3 ये मास है और एक्सेलरेशन है 3, तो स्प्रिंग की फोर्स कितनी होनी चाहिए, फोर्स शुड बी 9। अब हमें पता है दिस शुड बी इक्वल टू के एक्स, है ना, मैक्सिमम एलोंगेशन। के की वैल्यू 900 रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 10th, you pour a quantity of flour of this। देखो भाई क्वेश्चन ये है बेटा, ये कि कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो देखो, एक ना वो रहता है, कई बार आपको लगता होगा अरे सर ये क्यों कहते हैं कि मैंने शीट में ना नोट्स में करवाया हुआ है, हमें करना चाहिए। उसका कारण सिर्फ इतना सा है ताकि आप खुद से भी नोट्स को पढ़ो। जब आप बताओ कि मैं उस चीज को 4-5 बार नोट्स में बता चुका, तो आपको ऐसा नहीं लगता मैं यहाँ पे बता दूं मुंह जुबानी क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर बेटा आप नोट्स में खुद से नहीं पढ़ोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं वो तो मैं खुद ही बता देता हूँ, जिन पे मुझे उम्मीद रहती है कि आपसे नहीं हुआ होगा मैं खुद ही बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मुझे पता है कि भाई आप लोग अटक गए होगे, तो मैं बता दूंगा खुद ही, आपके बिना पूछे बता दूंगा मैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सिचुएशन में हम लोगों को दिया गया है कि यू pour a quantity of floor of volume this, तो वॉल्यूम दी हुई है ऑन अ बोर्ड, इट फॉर्म्स अ कॉनिकल पाइल।
है ना, इस तरीके का एक कोण बन गया। अगर इस तरीके का एक कोण बन गया है तो पूछ रहा है कि म्यू एस अगर इतना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपने खुद से भी करके देखा हो कि आप जैसे ही एक टाइम ऐसा आता है जब आप मिट्टी डालते हो ना, तो वो मिट्टी यहाँ पे रुक नहीं पाती, नीचे गिरने लग जाती है, फिर इसका मतलब कि उसके बाद वो कॉनिकल पाइल बन नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन। यहाँ पे कोई छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा ले लो, जो ये मैंने ब्लॉक की तरह बना के दिखाया है, ठीक है। अगर ये मिट्टी का टुकड़ा यहाँ पे रुक पाएगा तो सही है, नहीं रुक पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर ये मिट्टी का टुकड़ा यहाँ पे कब तक रुक सकता है? जब तक ये एंगल कितना ना हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज। करेक्ट? टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। कुछ नहीं, इस पे एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कोस थीटा को बैलेंस कर दो, आंसर आपका। तो हम कहेंगे कि सर ये थीटा हो सकता है मैक्सिमम। अब ये थीटा हो सकता है बेटा अगर मैक्सिमम, तो आप क्या क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि सर उन्होंने टोटल वॉल्यूम दी हुई है, तो ये रेडियस मान ली नीचे की आर, ये चीज हाइट मान ली बच्चों हमने, तो एच बाय आर भी तो टेन थीटा ही रहता है, और टेन थीटा ही तो म्यू रहता है, तो एच इज इक्वल्स टू आर म्यू हो गया। अगर एच इज इक्वल्स टू आर म्यू हो गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जो टोटल वॉल्यूम आती वो कितनी आती? वो रहती है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू वी। आप बेटा, आपको एच निकालना है, तो आप क्या करो, इस आर की जगह पे एच बाय म्यू रख दो, पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दो, अकेला एक अननोन है वो है एच, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डन। रेस 30 बची हुई है, चलो रेस 30 भी देख लेते हैं। करने को तो इनको भी कर ही लेते, कर लो, आसान आसान है, सर्कुलर आ गया इसके अंदर। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। रेस 30 दिखा रहा हूँ भी मैं, है ना, 1 मिनट वेट करो बेटा। ऑफलाइन में कितने बच्चे आ रहे हैं आप लोगों में से? कोई आ रहा है? ओके। हैंड रेज करो एक बार, कोई आ रहा है आप लोगों में से तो, जो आ रहा है हैंड रेज करो एक बार। बस एक बच्चा? एक ही है? हाँ भाई, ऑफलाइन शुरू हो गई, मतलब कि 12th शुरू हो गई अभी, 11th शुरू नहीं हुई ऑफलाइन, 11th 8 तारीख से। मेरे तो ऑफलाइन के सारे 12th के ही बैच है ना, मेरे 11th का नहीं है कोई भी ऑफलाइन का बैच। मैंने आपके बात बताई थी शायद कि ना, मैं ज्यादातर 12th ही पढ़ाता हूँ, है ना। अपना एक ही बैच है 11th वाला, ये आप लोगों का। देख लो भाई, इसमें देख लो, मास इज 10 kg 20 kg रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन। अच्छा, ये क्वेश्चन बचा था, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देख लो भाई, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या सिचुएशन है, ये 12 केजी का है, 4 केजी का, आपसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस पूछे गए हैं, है ना। तो अगर हम इसमें देखें बेटा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किनमें से किस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बात बताओ मुझे कि ये जो 4 केजी का ब्लॉक बेटा ये हॉरिजॉन्टली कब मूव कर सकता है। सिंपल सी बात है, जब ये इसके साथ रेस्ट पे रहे, जब ये 4 केजी का 12 केजी के साथ रेस्ट पे रहे, करेक्ट। जब इसके साथ ही अगर रेस्ट पे रहेगा तो क्योंकि ये 12 केजी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो 4 केजी भी ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है। और क्या हम लोगों ने इसका रिलेशन निकाला हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा आया था शायद, कि जब इस निचले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा हो जाता है तो उस केस में जो 4 केजी का ब्लॉक है ये इसके ऊपर रेस्ट पे रखा रहता है, करेक्ट। खत्म। टेन थीटा आपको पता ही है, जी आपको पता ही, वैल्यू पुट करोगे एक ही वैल्यू आ जाएगी, पूरा सिस्टम है तो पूरे सिस्टम का मास 12 4 16 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, दैट मच शुड बी द फोर्स, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा गया है कि किस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इज इक्वल टू 0। वेज का एक्सेलरेशन कब 0 होगा बेटा, वेज का एक्सेलरेशन जब 0 होगा जब ये, तो देखो अभी सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है तो ये नीचे स्लिप करते हुए आएगा ऐसे, तो जो इसका नॉर्मल रहेगा उस नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, क्या मैं कह दूं जब वो एफ के बराबर हो जाएगा तो वेज रेस्ट पे रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है, क्या चीज 0 हो जाए, मुंह जुबानी बताओ। नॉर्मल 0 हो जाए, खत्म। समझ में आ गया, नॉर्मल कितना हो जाए 0। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, नॉर्मल 0 इस तरफ फोर्स लगाने से हो ही नहीं सकता है, समझ गए ना भाई। ये जो फोर्स है आपकी, जो ये एफ फोर्स लगने लग रही है, इस फोर्स को राइट की तरफ धक्का देने से नॉर्मल 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद से कॉमन सेंस से देखो कि अगर मान लो कि आप इसी के फ्रेम में बैठे हो तो आप सूडो फोर्स लगाओगे तो सूडो फोर्स खुद ऐसे आएगी एम में, नीचे की तरफ आएगा एम जी और यहाँ पे आएगा नॉर्मल। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर ये एम ए और एम जी तो कभी नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही नहीं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कैंसिल आउट ही नहीं करेंगे तो नॉर्मल कैसे 0 होगा, समझ में आया। तो नॉर्मल 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली जो ये अपनी फोर्स एफ है ये राइट की तरफ लगने के बजाय लेफ्ट की तरफ लगनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट की तरफ लगे तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि भाई जो ये वेज है, वेज का एक्सेलरेशन किस तरफ आ जाएगा, वेज का एक्सेलरेशन आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। जब वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ आएगा तो हम सूडो फोर्स किस तरफ लगाएंगे, राइट की तरफ, एम ए। अब आप देखो कि बेटा mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग ऐसे और ma का एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे उस मोमेंट पे नॉर्मल 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चारों तीन ऑप्शन मैंने करवा दिए, किसी को कंफ्यूजन था तो भाई अगला अगला तो हमने क्लास में किया हुआ है ना, कि 200 न्यूटन इस पे लगाया, 10 इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो टेंशन निकाल देंगे, टेंशन निकाल के इसका, ये क्लास प्रॉब्लम है ऑलरेडी। A steel ball is suspended from the ceiling of an acceleration carries by this determine the acceleration of A which will cause the tension in A to be twice of that in tension in B। तो हम क्या करेंगे, हम तो मान लेते हैं B के अंदर टेंशन T मान ली, तो A के अंदर ऑटोमेटिकली बच्चों कितनी होगी 2T। क्लियर, B के अंदर टेंशन T मान ली तो A के अंदर ऑलरेडी होगी 2T, FBD बना दो T 2T और सूडो फोर्स, क्योंकि इसी के फ्रेम में अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं इस ए की एक सूडो फोर्स दिखा दूंगा पीछे की तरफ एम ए,
और एक नीचे एक तरफ फोर्स mg। खेल खत्म। क्या हम कहते हैं कि सर ये 60 था तो ये 30 हो गया, ये 30, तो t के वर्टिकल कंपोनेंट ये भी 30 हो जाएगा। तो 2t cos 30 एंड t cos 30 दैट मेक्स 3t cos 30 इज इक्वल्स टू mg हो गया। और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2t sin 30 इज इक्वल्स टू पीछे की तरफ हो गया बेटा t sin 30 प्लस m में। खत्म। सोल्व करेंगे आंसर अपना। ठीक है। 2t क्यों हुआ क्वेश्चन में दिया है बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले थोड़ा सा, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो। नहीं अच्छा लगेगा आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको भी, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। चलो HCV का ऑब्जेक्टिव और कर लेते हैं। HCV के ऑब्जेक्टिव और कर लेते हैं। HCV के ऑब्जेक्टिव्स में देखो अगर आप, in the situation contact force by a rough horizontal surface on a body placed on it has a constant magnitude. If the angle between this force and the vertical is decreased, then the frictional force between the surface and the body will। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस का रिजल्टेंट रहती है? नॉर्मल का, फ्रिक्शन का, उसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया आर, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है। अब वो क्या कहने लग रहा है कि on it has a constant magnitude, so its magnitude is r as it is। तो इसका r cos theta is equals to n है and r sin theta is equals to f है। if the angle between this force and the vertical is decreased, उसको डिक्रीज किया गया है, तो आपसे पूछा गया है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी भाई? फ्रिक्शनल फोर्स आर साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या हो जाएगी? थीटा डिक्रीज हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना? करेक्ट, सही है, डिक्रीज हो जाएगी। क्या दिया हुआ आंसर? यही दिया होगा। समझ गए ना? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, थीटा छोटा कर दिया तो आर साइन थीटा। फिर उसके बाद अगला क्या है? सेकंड, while walking on ice one should take small steps to avoid slipping, this is because smaller steps ensures क्या इंश्योर करते हैं स्मॉलर स्टेप? देखो जैसे कि मान लो कि एक बंदा है बेटा, ठीक है, ये इसके पैर हैं, ठीक है, अगर ये इसके पैर हैं, पैर खुले हुए हैं, ये है एंगल थीटा। ठीक है, जितना बड़ा थीटा उतने लार्जर स्टेप्स। क्लियर है डायग्राम? जितना बड़ा थीटा उतने लार्जर स्टेप्स। ठीक। अब क्या करता है ये कि ये अपने पैर से धक्का देता है इस तरफ, ऑब्वियस सी बात है, इस धक्का देख। ठीक है। अगर ये एंगल है थीटा, तो जो इसके पैर ने फोर्स लगाई एफ, उसका ये कंपोनेंट आएगा कितना? एफ साइन थीटा। ठीक है। अब एफ साइन थीटा पीछे की तरफ लगाया गया धक्का है। ठीक है। आप क्या करते हो कि आपको पता है कि सर अगर आइस है, या बेसिकली जो पीछे की तरफ एफ साइन थीटा धक्का देता अपना पाव, इसको रोकने के लिए कौन पिक्चर में आता है इमीडिएटली? मैंने जिस दिन चलना सिखाया तो उस दिन सिखाई थी चीज,
फ्रिक्शन, समझ में आ गया? ये एफ साइन थीटा को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है जो आगे की तरफ लगता है। अब ये बताओ कि अगर बेटा आपके द्वारा एफ साइन थीटा है ज्यादा, तो क्या हम कहते हैं आपको ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगा आपके पाँव को रोकने के लिए, है ना? आपकी बॉडी ने आपके पैर के ऊपर एफ साइन थीटा की फोर्स लगाई है पीछे की तरफ जाने के लिए, तो आपका इमीडिएटली क्या होगा कि उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो आपका पैर पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने तो एफ साइन थीटा का धक्का दे दिया, आप गिर जाओगे। तो इसीलिए आप क्या करते हो जब आइस पे चलते हो, लगभग सब लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस चीज का, जब हम आइस पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? वी टेक स्मॉल स्टेप्स, करेक्ट? स्मॉल स्टेप्स लेने से क्या होता है? थीटा छोटा होता है। थीटा छोटा होते ही पीछे की तरफ जो अपना धक्का है, जो हम पीछे की तरफ अपने पैर से धक्का दे रहे हैं, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, करेक्ट? तो अगर कम हम धक्का दे रहे हैं तो हमें ग्राउंड से किस चीज की कम जरूरत पड़ती है? कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। और कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है तो खत्म, वही तो आंसर है। A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The force by the surface A on A is F, where F is, समझ में आया भाई? ये क्या कहने लग रहा है? ये कहने लग रहा है कि पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एस है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा कि बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए इज एफ, वेयर एफ इज, ध्यान से देखो क्या पूछा हुआ, फोर्स बाय द सरफेस मतलब किसको और किसको कंसीडर करना है? सरफेस सिर्फ अकेला फ्रिक्शन तो लगाता नहीं है, सरफेस क्या भी लगाता है? नॉर्मल भी लगाता है। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है? तो फ्रिक्शन अगर जीरो है तो नॉर्मल लगता रहेगा, और फ्रिक्शन अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है तो दोनों लगेंगे। तो हम क्या कहेंगे? दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल है और ये है नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन के स्क्वायर का होल रूट। आप नोट्स में देखोगे तो ये इक्वेशन आपको लिखी हुई मिलेगी जब मैंने आपसे कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करनी सिखाई थी, वहां पे मैक्सिमम। फोर्थ, a scooter starting from rest moves with a constant acceleration for delta time t1, and then with a constant velocity delta this, then for the constant this. A 500 Newton man sitting on the scooter behind the driver managed to stay at the rest without touching it. The force exerted by the seat on the person man is, बेटा जो एक्सेलरेशन स्कूटर का हुआ है वही इस बंदे का हुआ है। उसका कारण कौन है? टू ब्लॉक प्रॉब्लम है ये। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चलाता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अलावा तो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाता ही नहीं है, करेक्ट? तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर टू ब्लॉक प्रॉब्लम है, ऊपर वाले ब्लॉक को सिर्फ फ्रिक्शन चलाता है, ठीक है? तो ये जो आदमी बैठा हुआ है, इस आदमी को अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो बेटा इस आदमी पे जब स्कूटर एक्सेलरेट करेगी तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, जब स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो फ्रिक्शन जीरो रहेगा, और जब स्कूटर डी एक्सेलरेट करेगी तो ये भी डी एक्सेलरेट करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है? अब उन्होंने पूछा हुआ है हमसे कि 500 न्यूटन मैन सिटिंग ऑन द स्कूटर, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन। हम कहेंगे इसके नॉर्मल को तो प्रोवाइड किया ही किया है, करेक्ट? नॉर्मल तो प्रोवाइड किया ही किया है, प्लस फ्रिक्शन भी प्रोवाइड किया है बीच बीच में, करेक्ट? तो हम क्या कहेंगे भाई? 500 न्यूटन तो हरदम है ही है, ठीक है? लेकिन जब एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट हुआ उस टाइम पे फ्रिक्शन भी लगा है। तो जिस टाइम पे एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट हो उस टाइम पे अगर फ्रिक्शन भी लगा है तो इसका मतलब हमें उन दोनों को भी कंसीडर में लेना पड़ेगा,
ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, ग्रेटर देन 500 न्यूटन फॉर डेल्टा T1 एंड T3 एंड 500 न्यूटन फॉर डेल्टा T2। ये नहीं बताऊंगा मैं। फिफ्थ, फिफ्थ तो आपको आता है मेरे से अच्छे से। सिक्स सपोज ऑफ, ये भी नहीं बताऊंगा, है ना, खुद से करो। सेवंथ, two cars of unequal mass uses similar tire if they are moving at the same initial speed, the minimum stopping distance is। दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के अगर सिमिलर टायर्स हैं तो हम क्या कहेंगे, म्यू सेम हो जाएगा। म्यू सेम हो जाएगा तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल हो जाएगा mg इस केस में। तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू mg। तो इनके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो होगा म्यू का एक्सेलरेशन जनरेट। तो म्यू दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम, तो ऑटोमेटिकली बाकी की काइनेमेटिक सेम आ जाएगी। In order to stop a car in the shortest distance on a horizontal road, one should, आप लोगों ने देखा होगा बेटा आजकल, जो भी अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है कार वगैरह में या बाइक वगैरह में, एक सिस्टम रहता है ABS। बेटा दूसरी डिवाइस ना बंद हो गई है, इसी पे ही मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि एक सिस्टम रहता है ABS। वो बेसिकली यही है कि जब भी जो कार रहती है, कार या बाइक जो भी रहती है, अगर आपने उसमें पूरे ब्रेक लगा दिए फुल, तो पूरे ब्रेक लगने से होता क्या है, पूरे ब्रेक लगने से ये होता है कि भाई ना कार के टायर्स रुक जाते हैं। और कार के टायर्स अगर रुक जाते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फिर तो कार स्लिप करेगी। और स्लिप करती हुई कार पे जो फ्रिक्शन लगता है वो रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रुके हुए टायर्स पे, क्योंकि टायर स्लिप करते हुए जाएंगे ना। लेकिन अगर वहीं पे ही आप कुछ ऐसा बना दो कि भाई जो टायर्स हैं, टायर्स 100% नहीं रुके हैं, वो मतलब कि बस इतना रुक रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो, तो उसके कारण से कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। और हमें पता है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो ज्यादा रहता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। समझ में आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आसानी से रुकने में मदद करेगा कार की। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में कभी और भी बता देंगे आपको, कभी अगर डिस्कशन होगा तो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट द पॉइंट, कि अगर पूरे का पूरा टायर रुक जाता है मूव होना, तो उस केस में स्लिपिंग होने लग जाती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अगर आप जैसे बी ऑप्शन में लिखा हुआ, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड एनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, कि स्लिपिंग ना हो, अगर स्लिपिंग नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा फ्रिक्शन लगता रहेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहता है तो कार जल्दी से रुकेगी। Ninth, a block A of capped on an inclined surface just begin to slide if the inclination is 30 degree। 30 डिग्री है मतलब ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज। The block is replaced by another block B, it is found that it just began to slip if its inclination is 40 degree। तो हम क्या कहेंगे, दूसरे ब्लॉक का एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री है। ठीक है, दूसरे ब्लॉक का जो एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री है। तो उसने आपसे पूछा मास का क्या रिलेशन है, हम कहेंगे मास का कोई लेना देना नहीं रहता है, म्यू और थीटा का कनेक्शन रहता है। तो मास इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। याद है आपको, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा आता है, वहां पे मास तो लिखा ही नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये बच जाएंगे अपने 5 क्वेश्चन, आप इनको कर सकते हो वैसे तो खुद से भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखे तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, बॉय ऑफ मास m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on a horizontal surface
The coefficient of friction between the shoe of the boy and that of the floor is mu, and that this. In which of the following case it's certainly not possible to slide the box? ध्यान से देखो, ये बच्चे ने एक रस्सी बांध रखी है ब्लॉक के साथ, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब बेटा अगर आप एक बात समझो तो बात है ये कि भाई इस बॉक्स को अगर चलना है तो यहाँ की जो टेंशन है वो इस ब्लॉक के पीछे के म्यू फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। मतलब कि अभी बॉक्स का मास कितना है, बॉक्स का मास एम डैश, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू डैश, तो म्यू डैश एम डैश इंटू जी। क्या मैं कह दूं बेटा कि ये जब ही चल सकता है ये ब्लॉक जब T इज ग्रेटर देन म्यू डैश एम डैश जी। क्लियर। अब हम चलते हैं बच्चे के ऊपर। अगर बच्चे के ऊपर अगर हम देखें तो बच्चे पे क्या सिचुएशन दी गई है, देखो बच्चे का मास है m, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑब्वियस सी बात है जो रस्सी में टेंशन ब्लॉक पे लगी थी लेफ्ट राइट की तरफ वो बच्चे पे लगेगी लेफ्ट की तरफ थी, और इसको रोकने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। जो आपने देखा हुआ है जो लोग ना टग ऑफ वॉर जो रहता है रस्सा कस्सी, उसमें आपने देखा होगा कि लोग पूरा एकदम धरती में पैर अपना जमा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो दूसरी टीम है उसको इस तरफ खींच रही है, लोग उसको इस तरफ खींचने लग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन तो उनपे फ्रिक्शन इस तरफ लगता है, ठीक है। अगर उनपे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये हो जाएगा म्यू एम इंटू जी, ठीक है। अब ये अगर हो गया म्यू एम इंटू जी तो हम यहां से क्या क्या कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर देखो कि दो केस लेते हैं। पहला तो ये कि भाई अगर बच्चा रुका हुआ रहे तो क्या होना चाहिए, बच्चे को अगर रुके हुए रहना है तो म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन टेंशन, है ना। म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन टेंशन क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्लियर। और जो टेंशन है टेंशन शुड बी ग्रेटर देन म्यू डैश एम डैश जी, ठीक है। तभी ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो बॉक्स है ये चलने लगे और बच्चा वहीं की वहीं पे रुका रहे, क्लियर। तो कब यह संभव है, ये संभव बस तभी है जब ये बॉक्स तो चलने लगे और बच्चा रुका रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि T शुड बी ग्रेटर देन म्यू डैश एम डैश जी एंड म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन T, ठीक है। अब ये कंडीशन कब कब संभव है, ये कंडीशन आप देख सकते हो उन क्वेश्चन के अंदर कि भाई म्यू इंटू एम इज ग्रेटर देन म्यू डैश एम डैश, ठीक है। ये कंडीशन जब जब संभव है या तो म्यू बड़ा हो म्यू डैश से और एम छोटा चल जाएगा, तो अल्टीमेटली ये रिलेशन होना चाहिए, ये इसका मल्टीप्लीकेशन शुड बी ग्रेटर देन दिस, तभी तक ये बंदा उसको खड़े खड़े खींच सकता है, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद तो खड़े खड़े नहीं खींच सकता, उसके बाद तो ये चलने लग जाएगा आगे की तरफ। ये मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अब दीवार के साथ रस्सी बांध के और उसको पकड़ के खींचो, ऑब्वियस सी बात है दीवार बहुत भारी आपसे खींचेगी नहीं, तो आप दीवार की तरफ चलने लग जाओगे। समझ में आ गया। चलो तो भाई, चलो बेटा अभी मेरी क्लास है इंस्टीट्यूट में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।